अगर चुनाव आयुक्त भी झोला छाप डॉक्टर की तरह बन जाएंगे तो मरीजों की जान यानी लोकतंत्र की जान और आम जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार होगा वो कैसे सुनिश्चित होगा। कभी भी जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इस देश में कभी भी पारदर्शी नहीं रहा। वो प्रोसेस जो है फेयर नहीं। भारतवर्ष के लोकतंत्र पे एक कलंक और काला धब्बा है। लेकिन चुनाव से 5 महीने 6 महीना पहले कोई भी ईडी सीडी पीडी का कोई उपयोग दुरुपयोग करके किसी भी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पार्टी के मुख्य लोगों को कैंडिडेट हो उनके ऊपर जितना भी एक्शन करना, आप जब चुनाव हो जाए उसके बाद उनका आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसमें आप उसका सुनवाई करिए, उसको जेल डालिए। लेकिन चुनाव से पहले अगर आपने सबको जेल डाल दिया तो सीधे डेमोक्रेसी पर हमला है। डेमोक्रेसी है क्या? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं, दिल का इलाज करते हैं, लेकिन अब वो इस देश में जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके बारे में भी इलाज करते हैं, सामाजिक तौर पे भी बहुत जागरूक हैं और मशीनों के खेल को बेहतर समझते हैं। तो डॉक्टर साहब आज आपको बताएंगे कि ईवीएम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है 2024 के चुनाव में, और खासकर इस देश के 90% लोग ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय कैसे देना चाहेंगे नेशनल दस्तक के दर्शकों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कि सभी सुनने वालों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं वैसे तो पेशे से चिकित्सक हूँ जैसा कि आपने बताया। लेकिन मेरी पहचान जो है, मैं एक सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करता हूँ। और राइट टू हेल्थ पर आज इस देश में जितनी भी चीजें हुई है उसमें काफी जो भूमिका, महती भूमिका मेरी है। अब पिछले 1.5-2 दशक से लगातार मैं स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहा हूँ। 3 बार आमरण अनशन किया। दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा चिकित्सक हूँ जो मरीजों के हक के लिए 14 महीने सस्पेंड रहा। और शायद दुनिया के इतिहास में पहला आदमी हूँ जो मरीजों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आमरण अनशन किया है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई भी इस देश का नागरिक, उसको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार नहीं मिलते, कोई भी विकास की जो परिकल्पना है वो खोखली होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले, चूंकि पहले इंसान होगा, फिर इंसान को एक शिक्षा का उस स्वस्थ इंसान को एक शिक्षा का बराबर अवसर मिले, और क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल एजुकेशन। तो ये मेरी पहचान है। और जो भी सामाजिक गैर बराबरी उत्पन्न करने वाली जो भी समस्याएं हैं उसके विरुद्ध लड़ाई मेरे जीवन का पहला और आखिरी उद्देश्य है। अब जहाँ तक आपने ईवीएम की बात कही, अब वहां से शुरू की जाए हमारी जो असली बात है। देखिए क्या है कि अभी हमारे सर के ऊपर चुनाव है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव जब भी होता है तो उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान निर्माताओं, बाबा साहब जैसे लोगों ने दो चीजों को बहुत ही महती तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है कि चुनाव लोकतंत्र की मूल आत्मा है। क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। यानी हम लोग सीधे अपने जो है प्रतिनिधि को नहीं चुनकर भेजते हैं, बल्कि हम लोग सीधे वोट नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जो प्रतिनिधियों के वोट के आधार पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों का फाइनल जो नाम है वो निश्चित किया जाता है। वही हमारे ऊपर जनता के रूप में स्थापित है कि उस चीज में फेयर इलेक्शन। क्योंकि लोकतंत्र जो है चुनाव पर आधारित है और चुनाव उसकी मूल आत्मा है। उसमें फ्री और फेयर ये दो चीजें बहुत होना जरूरी है। अब फ्री का मतलब क्या होता है और फेयर का क्या मतलब होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव में फ्री और फेयर क्या होना चाहिए। फ्री विल होना चाहिए, यानी कि जनता का जो विल है वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव, डर, भय के जनता अपना प्रतिनिधि चुन पाए। यानी कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। और जनता, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो वेल इन्फॉर्म।
जनता जो निर्णय ले वो वेल इन्फॉर्म्ड। दो चीजें होनी इसमें बहुत जरूरी है। और फेयर, फेयर का मतलब है फेयर इन प्रोसेस। फेयर इन प्रोसेस का मतलब क्या है? चुनाव पारदर्शी ढंग से होना चाहिए और उसमें कोई बाइसनेस नहीं होना चाहिए, किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष। मतलब किसी पर कोई तरह से अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए चुनावी प्रक्रिया। अब सबसे पहले जो फ्री में क्या बहुत जरूरी है, मैंने कहा कि फ्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वेल इन्फॉर्म पीपल। वेल इन्फॉर्म पीपल का मतलब होता है कि सूचना, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को अगर सिर्फ एक तरीके से देखें या आधी यानी सिक्के के एक पहलू की बात करें और सिक्के के दूसरे पहलू की बात नहीं करें, तो क्या होगा कि हम अधूरी सूचना देंगे और आप उस सूचना के आधार पर जो भी निर्णय लेंगे वो सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ तो चिकित्सक के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दवा का आविष्कार हुआ और वो दवा जो है आ, उसकी संभावना है कि अगर मैं मरीज को दे दूं तो 50% संभावना है कि उनकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये दवा बहुत अच्छी है और 50% लोगों की जान बच जाएगी जो भी बीमार है, तो आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा अच्छा है, 50% लोग जान बच जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उनको देना चाहिए। लेकिन अब इसमें मैं एक और स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ कि उसमें से दवा के साइड इफेक्ट से 50% ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाएगी जो ऐसे उनकी मृत्यु नहीं होती। अब बताइए कि इसी दवा के इंफॉर्मेशन में हमने दो तरह की सूचना दी। जब मैंने पहले आधी सूचना दी तो आपने चुनाव किया कि ये दवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ जब हमने सूचना दी कि नहीं, इससे आधे वैसे लोगों की भी जान साइड इफेक्ट से जा सकती है जो कि वैसे उस बीमारी से जान उनकी नहीं जाती। वैसे ही इंफॉर्मेशन है, जब आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं चुनाव में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो उसमें अगर सूचना, सूचना का स्रोत क्या है आम जनता के लिए? मीडिया। अगर मीडिया फ्री नहीं होगी फिर सूचना फ्री नहीं होगा, और जब सूचना फ्री नहीं होगा तो आपका ब्रेन आधा इंफॉर्मेशन यानी फेक न्यूज, इम्प्लांटेड न्यूज, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, मिसगाइडेड न्यूज, कुछ भी हो सकता है, या फिर प्रचार को न्यूज की तरह दिखाया जा सकता है किसी पार्टी अपने प्रचार को। और आज ये सबसे ज्यादा खतरा इसलिए भी है कि आज ज्यादातर जो चैनल हैं जो सूचना आपके यानी आम जनता तक पहुंचाते हैं वो बड़े बड़े जो है पूंजीपति उनके द्वारा संचालित है, उनके अधीनस्थ। और वो पूंजीपति सत्ताधारी पक्ष के या किसी और पक्ष के ज्यादा नजदीक दिखते हैं। अब जब आप एक चैनल को देखेंगे जिन्होंने मतलब देखिए आप अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को अगर आप देखें जो कि स्वतंत्रता को निर्धारित करता है कि मीडिया कितना स्वतंत्र है, उसमें लगातार हमारा देश पीछे गिर रहा है। यानी कि हम, हमारा जो मीडिया है जो सूचना तंत्र समाज तक पहुंचना चाहिए और पहुंचा रही है, पहुंचना चाहिए, पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी, वो वहां पहुंचा नहीं रहा है। और वो किसी खास मतलब प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रवक्ता है वो सवाल पूछना सत्ताधारी पक्ष से चाहिए, विपक्ष से सवाल नहीं पूछा जाता है। क्योंकि अगर जैसे आपको फिर मैं एक मेडिकल भाषा में ही जवाब देना चाहूंगा, जैसे आप या कोई भी मरीज लेकर मेरे पास आते हैं, मैं उसका ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ। अब सवाल जो है मरीज के बारे में अच्छा है या बुरा, तो किसी को मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं उनका देखभाल कर रहा हूँ। अब पता चला मैं मरीज से सवाल पूछना शुरू कर दूं कि आप ये क्यों नहीं करते, आप वो नहीं करते, जवाब तो मुझे देना चाहिए ना। सवाल तो मैं उसके हेड में कंट्रोल में कि इसको कौन बीमारी है, कैसा इलाज होना चाहिए। लेकिन सवाल उससे पूछा जा रहा है कि आपने ये कब लिया, ऐसे क्या लिया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, यानी जिसका कि उस डिसीजन प्रोसेस में कोई वो टेक नहीं है। इस सरकार में नीति निर्धारक विपक्ष तो होता नहीं है। नीति निर्धारक तत्वों में जितने भी होते हैं वो पक्ष के लोग होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले सरकार ने क्या किया और वो गलत था तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं। गलत तो गलत होता है,
वो संवैधानिक रूप से सही और गलत होना चाहिए। उसके लिए संविधान बनाया गया है और कानून के नजरिए पे देखना चाहिए कि कानून के हिसाब से कितना तर्कसंगत है और कितना तर्कसंगत नहीं है। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जनता को इंफॉर्मेशन, पहला ही सबसे महत्वपूर्ण फ्री। तो फ्री आप चूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास सूचना का जो स्रोत है वो सही नहीं है। और इस पर सबसे पहले सूचना के स्रोत को सही किया जाना चाहिए कानूनी तरह, संविधान संवत तरीके से, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों को बराबर स्पेस मिले, कहने के लिए बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। और सूचना जो है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन यानी न्यूज जो है वो प्रचार ना हो उसमें, और अगर कोई गलत सूचना देते हैं, निर्धारित करना पड़ेगा कि वो उस सूचना के लिए ये जिम्मेदार है क्योंकि आपने गलत, उसके लिए भी कोई ट्रिब्यूनल और कोई न कोई चीजें होनी चाहिए और उनको क्वालिटी जो है उस पर उसके लिए भी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। तो जो इस देश में आज दिख नहीं रही है, तो पहला जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है जिसको आप चौथा स्तंभ कहते हैं, जो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी की भूमिका में है, वही जो है आज कमजोर है। अगर आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी समझ से हम लोग गुलामी की उस दौर में पहुंच चुके होते। ये धन्य है कि ये ऐसे आपके जैसे और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में लोग हैं जो समाज को सही जानकारी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं इस दौर में भी। तो पहला था सूचना, तो फ्री आप, क्योंकि एक चीज है जब आप एक पर्टिकुलर नफरत के बाजार में इधर उधर आप अगर इंफॉर्मेशन देंगे और खास वर्ग या धर्म या किसी के प्रति नफरत या विद्वेष फैलाकर चुनाव जीतना चाहेंगे या किसी राष्ट्र के प्रति मतलब इमोशनल अत्याचार इसको कह सकते हैं, उस तरह से मिसगाइड करके गलत इंफॉर्मेशन द्वारा आदमी को हाईजेक करके ब्रेन को अगर आप एक रोबोट बनाकर आप अगर उसे वोटिंग करवाएंगे तो ये फ्री इलेक्शन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले कि ये फ्री इलेक्शन क्या है ये समझना है। फेयर क्या है? फेयर इन प्रोसेस। अब चुनाव प्रक्रिया फेयर होना चाहिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है चुनाव करवाने वाले के ऊपर, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव करवाने वाले के ऊपर ये चीजें उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया हुआ है। और जब चुनाव घोषित हो जाता है तो वो सबसे सर्वोच्च बड़ी हो जाती है, सबसे सुपर पावर बड़ी हो जाती है। तो अगर किसी के पास अगर आप ब्रह्मास्त्र जैसी शक्ति देते हैं तो उस पर नियंत्रण भी होना और जरूरी है, उसका सही नियुक्ति भी होना जरूरी है। अब आज अगर देखिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है या पहले भी जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, इससे पहले भी उस दोनों ही प्रोसेस में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है हमेशा अनफेयर रही है। कभी भी जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इस देश में कभी भी पारदर्शी नहीं रहा। वो प्रोसेस जो है फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? पहले क्या होता था, जो इससे पहले के रेजिम में था, तो भाई किसी सेक्रेटरी को उठाया और उनको आपने चुनाव आयुक्त बना दिया और उसमें गलती से एक आध अच्छे बन गए जो कि ईमानदारी से चुनाव करवा दिए, उसी के बल पर आप आगे कहते रहे कि नहीं प्रोसेस तो बहुत सही। लेकिन आज के कानून, जब ये मामला जो पिछले सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि जो है पक्ष के एक आदमी होने चाहिए, एक प्रतिनिधि, विपक्ष के दूसरे प्रतिनिधि होना चाहिए और एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए जो जुडिशरी का व्यक्ति हो। इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि इसमें फेयरनेस के चांस थोड़ी ज्यादा होगी जो कि सरकार आज या पहले अडॉप्ट की है उसके हिसाब से। इसमें आज जो आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस उसके बाद, लेकिन उन्होंने सरकार को कानून बनाने का एक अधिकार दिया कि आप ऐसा कानून बनाए जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो पाए। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो सरकार ने नियम लाए उसमें कहा कि कुछ जो सेक्रेटरीज हैं सरकार के, अब सेक्रेटरीज कौन होते हैं? जो सरकार के सबसे चहेते होते हैं वही उनके आसपास में चुने जाते हैं। यानी कि वो आप जानते हैं कि अब ये किसी से छुपा नहीं है कि जब सरकार और पार्टियां बदलती है, पार्टियों की सरकारें बदलती है, चाहे राज्य में हो केंद्र में हो, तो उनके सेक्रेटरी भी बदल जाते हैं तुरंत उसी हिसाब से। इसका मतलब है कि जो उनके चहेते होते हैं, फेवर्ड जो व्यक्ति है और सरकार के, वही उनके उनके खासम खास वाले ही सेक्रेटरी बनाए जाते हैं।
अब उन सेक्रेटरी के बीच में से आपको चयन करना है 5 या 10 नाम, जो भी चयन करना है अंतिम रूप से जो भी आपने चयन किया है। उन चयन करने में से फिर जो जिनको चयन करना है उसमें भी गड़बड़ी है। उसमें गड़बड़ी क्या है कि जब आप चयन करेंगे तो 2 आदमी हमेशा पक्ष के होंगे, यानी सत्ताधारी दल के होंगे, और 1 आदमी विपक्ष के होंगे। तो हमेशा जो पक्ष के आदमी होंगे वो अपने सबसे चहेते आदमी को 2-1 की मेजोरिटी से अपना एक जो है चुन लेंगे चुनाव आयोग। अब जब हम अपने फेवर के, हम अपने आदमी के जो हमारे पसंदीदा हैं या जो जिनके लिए मैं पसंदीदा हूं उसको हमने अगर चुना तो मेरे लिए ही कार्य करेंगे ना। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आपने देखा है कि जो चंडीगढ़ में क्या हुआ, वो किसी से, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया से छुपा नहीं हुआ, जो पूरे भारतवर्ष के लोकतंत्र पे एक कलंक और काला धब्बा है, जो खुलेआम सीधे कैमरा के नीचे जो है बेईमानी कर रहे हैं। ऐसे जब आपके पास उदाहरण है, अब देखिए क्या होता था कि अपनी क्रिकेट का खेल भारत देश में बहुत ही प्रिय है, लोकप्रिय है, लोग इसको बहुत देखते हैं। एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान और अदर अदर कंट्री के बीच में जब मैच हुआ करता था तो एम्पायर हमेशा लोकल हुआ करता था। और लोकल एम्पायर का मतलब होता है 11 खिलाड़ी के अलावा 2 और जो है वो भी आपके साथ है। आपके सबसे जो बेहतरीन खिलाड़ी है, आप समझिए एक 11 से खेल रहा है, दूसरा 13 से खेल रहा है, और जो सबसे आपके अच्छे खिलाड़ी होते थे उसको आपको गलती से खाली एक हाथ उठाना है और वो हो गए बाहर, और एक डिसीजन से आप मैच हार गए। यही हालत आज के चुनाव आयोग का है, क्योंकि चुनाव आयोग जहां पर जो चुने गए, तो वो चुनाव आयुक्त जो हैं उनको 2-1 की मेजोरिटी से चुने जा रहे हैं, और वो सरकार के ही पहले से फेवर्ड आदमी है। फेवर्ड में से अति फेवर्ड आदमी, जो सबसे फेवर्ड आदमी है उसको चुन के अति विश्वसनीय आदमी जो है उनको आपने चुनाव आयुक्त बना दिया। तो आप जब भी मैच में जाएंगे तो रेफरी आपके पक्ष में होगा। तो इस जो निर्णय है कि ऐसे रेफरी के दिए हुए निर्णय कितने ईमानदार होंगे आप खुद समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसमें एक और चीज है जो समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चुनाव आयुक्त ईमानदार कौन होना चाहिए। तो मेरी कुछ इसमें सोच है, मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ इस बात को कि देखिए, चुनाव आयुक्त जो भी बनते हैं उसको जो पावर दिया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के एक जज के बराबर का पावर दिया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो उनको कोई लीगल नॉलेज होता है और ना ही न्याय देने की कोई भी उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता न्याय करने का, और दूसरा कानून की जानकारी भी नहीं। लेकिन बना देते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर या उससे भी ज्यादा पावर दे देते हैं। अब बताइए, आपने एक डॉक्टर बना दिया और जिनके पास मेडिकल की कोई भूमिका नहीं है, और उसको कहा कि इलाज कराने, यानी झोला छाप डॉक्टर से भी वो बदतर है, क्योंकि झोला छाप ही किसी के पास रहकर उन्होंने इंजेक्शन देने और दवा के 5-10 नाम सीखे, और इन्होंने तो वो भी नहीं किया है। तो अगर चुनाव आयुक्त भी झोला छाप डॉक्टर की तरफ बन जाएंगे तो मरीजों की जान, यानी लोकतंत्र की जान और आम जनता का जो लोकतांत्रिक अधिकार होगा वो कैसे सुनिश्चित होगा। तो मेरा इसलिए जो अभी तक के जितने भी लोगों का ये सजेशन है, मेरा सजेशन उससे अलग है। चूंकि इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की तो बराबर का अधिकार है, तो मेरा जो सजेशन है इसमें वो ये है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से ही चुने जाने चाहिए चुनाव आयुक्त। और ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन पहली बात तो उनको न्याय देने का भी एक एक्सपीरियंस है, और दूसरा उसके पास कानून का भी जानकारी है, कानून जानते हैं। तो या अब जरूरी नहीं है कि इसमें फिर उसमें से कैसे चुने कि 3 आयुक्त कैसे होंगे। एक अगर बने तो फिर वो भी बाइस हो सकते हैं किसी न किसी के लिए। तो 3 आदमी को ईमानदार कैसे चुने, उसके लिए भी मेरा एक सजेशन है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति सीनियर मोस्ट हो इसलिए वो ईमानदार हो जरूरी नहीं। तो इसीलिए उनकी ईमानदारी का जजमेंट जो है, उनके पिछले 10 साल के दिए गए निर्णय को आप फेयरनेस के आधार पर देख लीजिए कि उन्होंने अपने 10 साल के जीवन काल में कितने निर्णय पक्षपात पूर्ण दिए हैं और कितने इम्पार्शियल दिए हैं। उसके हिसाब से सारे जो जजेज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, सारे जजेज को आज चूंकि जो ऑनलाइन है, पहले तो एआई लगाकर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के आप सॉर्ट आउट कर लीजिए और उसको देखिए कि पॉइंट स्कोरिंग करिए, जो जिनको हाईएस्ट 3 पॉइंट स्कोर जिसको मिलता है उनकी स्क्रूटनी फिर मैनुअली कर लीजिए कि क्या जो इस मशीन ने जो चुना है वो सही है कि गलत है।
और वही 3 आदमी को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाइए, और उनके 2 मतलब 3 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 3 कमिश्नर आप नियुक्त करिए, जो हाईएस्ट में वो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, और बाकी 2 उनके सहायक चुनाव आयुक्त। तो इससे प्रोबेबिलिटी, ये तो हम नहीं कह सकते कि 100% जो है इसमें वो ईमानदार ही होंगे, लेकिन फिर भी उनके फेयर और ऑनेस्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। हमारे पास सबसे बेहतरीन विकल्प यही है, इसके अलावा दूसरा कोई बेहतरीन विकल्प नहीं है, जहां की रेफरी यानी मैच का रेफरी ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, एक इम्पार्शियल बॉडी, और उसके पास ज्ञान भी होगा। तो ये हुआ चुनाव आयुक्त कौन होना चाहिए। अब आज क्या है, आपको पता है कि अभी हाल में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। वो कैसे नियुक्त हुए वो आपने देखा है। विपक्षी पार्टी का जो व्यक्ति था वो निकल के क्या कहा है। एक और बात है कि चुनाव से पहले जो अनफेयरनेस का एक इंडिकेटर, अगर चुनाव से पहले कोई कानून बदले तो समझिए कि इसका मतलब है उस चुनाव में गड़बड़ियां होनी है, एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर। और चुनाव से पहले अगर उनके जो सर्वे सर्वा है वो बदले या नए नियुक्त हो, तो ये भी एक चुनाव में होने वाली संभावित गड़बड़ी के पक्ष में एक इंडिकेटर है। ये सब इंडिकेटर साइंटिफिक इंडिकेटर है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिस पर कि लोगों ने अध्ययन किए हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च किए, जिसको माना है। अब उसके बाद क्या है कि ये आप देखते जाइए। उसके बाद तीसरा क्या है, हमारे यहाँ जो वोटिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले जो था बैलेट से वोटिंग होती थी, और उसको हटाने के पीछे जो आर्गुमेंट था वो ये था कि ऐसा है कि बूथ लूट लिए जाते हैं, और वहां पर बैलेट स्टफिंग, यानी कि बैलेट स्टफिंग का मतलब होता है कि जो वोट जो है वो कोई बोगस वोटिंग कर दिया, किसी के बदले किसी दूसरे ने वोट डाला, और इसीलिए आप ईवीएम लाइए, और ईवीएम जो है बड़ा सेफ होगा। जब ईवीएम इस देश में लागू हुआ, 80 के दशक से शुरू हो गया उसके एक्सपेरिमेंट, और फाइनली जो 1999 में वो लागू हो गया। लेकिन उस ईवीएम जो लाई गई, उस ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध सबसे पहले जो विपक्ष की तब की पार्टी बनी थी उसमें 2004 से शुरू कर दिया। बीजेपी बीजेपी के एक महारथी थे जेवीआर नरसिम्हा राव, उन्होंने एक किताब लिखी उस पर, और उसको इंडोर्स किया माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने। और कोई भी ऐसा बीजेपी के धुरंधर नेता नहीं थे, इंक्लूडिंग जो अभी के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो, उन्होंने ईवीएम के विरुद्ध में अपने वक्तव्य दिए। उन्होंने कई सारे मूवमेंट बनाए इसके विरुद्ध में, और उसको लीगल चुनौती जो है उन्हीं के एक पेट्रियार्क, जिनको कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं, उनके द्वारा इनको कोर्ट में चुनौती दी गई। तो हाईकोर्ट तक तो वो हार गए। उसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में उनको चुनौती दी, और सर्वोच्च न्यायालय में अ, 2 चीजों पर उनके 13-14 के जजमेंट में 2 चीजें निर्धारित। इसमें क्या निर्धारित करना जरूरी था वो जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वोट क्या है। एक ये क्योंकि जब हम बैलेट से वोटिंग करते हैं तो हमको वो पर्ची मिलती है जिसमें कैंडिडेट के निशान होते हैं, और उसके सामने हमें मोहर लगाना होता है। तो उससे हम ये करते हैं कि ये जो है पूरा प्रोसेस को फिर डब्बा में जमा करते हैं, और डब्बे की गिनी हुई वोट जो है जब गिन ली जाती है तो ये पूरा एक वोटिंग कहलाता है, वोटिंग प्रोसेस। लेकिन ईवीएम के साथ क्या प्रॉब्लम है ये समझना पड़ेगा। उसको जो इस केस में डिफाइन किया कि आखिर वोट क्या है। वोट में माना गया कि हम जिसको चाहें उसके लिए बटन दबाएं, जिसको हमने बटन दबाया जिसके नाम का, उसी का नाम मशीन के अंदर रजिस्टर्ड हो, और जिनका नाम हमने रजिस्टर करवाया है मशीन के अंदर, उन्हीं के नाम को गिना जाए हमारे वोट की तरह। अब ईवीएम के साथ परेशानी क्या थी, आप वोट तो उस जो भी निशान है उसके सामने आप दबा देते हैं, लेकिन वही रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं ये आप देख नहीं पाते, और जो रजिस्टर्ड हुआ उसको आपने काउंट किया ये भी आप नहीं जान सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब जो थे वो सब कन्विंस हो गए, जो कि वो भी एक जज साहब थे जो जिनको भी बाद में लोकसभा में गए, चीफ जस्टिस साहब सॉरी राज्यसभा में गए बाद में, वो भी उसमें एक जजमेंट देने वाले माननीय जज साहब थे हमारे। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि अब इस ये जो 2 चीजें उसमें नहीं हो पा रही थी।
एक है वोट की वेरीफाइबिलिटी और दूसरी थी वोट की ऑडिटिंग। ये दोनों भी मैं समझाता हूं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। तो इसी के लिए, इसके पर्पज से उसमें एक और मशीन जोड़ने का आदेश दिया गया और उसको नाम दिया गया VVPAT। VV का मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल, अब PAT का मतलब होता है कि पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब एक वेरीफाई करना है, दूसरा ऑडिट करना। इस दोनों में क्या फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने जब बटन दबाया वो किसको गया है, आपके उम्मीदवार को गया कि नहीं, ये आपको सुनिश्चित करना है देखकर। तो ये आपने वेरीफाई वेरीफाई किया, वोटर ने वेरीफाई किया कि बटन जिसको दबाया था उसी का चुनाव चिन्ह या उसी उम्मीदवार का नाम हमारे सामने आया। और उसको दूसरा पोर्शन क्या है, PAT, पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि मशीन से जो पेपर आएगा निकल के उसको ऑडिट करना है। ऑडिट कैसे करेंगे, आप अपने हाथ में आकर देखेंगे उसको। पहले तो आपने आंखों से देखा, फिर आप हाथ में लेकर देखेंगे। हाँ, ऑडिट करना है उसको कि जिसको आपने दबाया था वही पर्चियां निकली है और आपने ऑडिट किया या नहीं किया। इसका जो मेरा सजेशन है वो है कि उस पर आप अपना थंब इंप्रेशन लगा दीजिए। तो आपका ये निशान हो गया कि हाँ, आपने जो वोटर जो दबाए थे वही निकला है, उसको हमने थंब इंप्रेशन लगा दिया, मतलब हमने ऑडिट कर लिया है। और उसके बाद बगल में एक बक्सा रखा हो और उस बक्से में डाल दीजिए और उस वोट काउंट करके, चूंकि इसी वोट को हमने वेरीफाई किया है तो रिजल्ट इसी को काउंट करके दिया जाना चाहिए। ये चीज था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या इसमें और हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। आज भी आपका जो परिणाम है वो वीवीपैट की पर्ची निकाल के नहीं, काउंट करके नहीं दी जाती है, बताई जाती है। किसको बताई जाती है, EVM से गिनकर चुनाव परिणाम बताया जाता है। तो ये तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन या अवमानना है, क्योंकि उन्होंने EVM के वोटिंग को तो वोट ही नहीं माना है। और अगर उनको वोट मान लिया होता तो वीवीपैट लगाने की जरूरत क्या थी। तो इसीलिए जो काउंटिंग आज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी खुली अवहेलना है। और उसमें जो दो चीजें होनी थी, यानी कि VV यानी वोटर वेरीफाइबिलिटी, वो इंश्योर नहीं है कि किसको गया। और आपने सच में उसके ऑडिट किए, ये ऑडिट भी नहीं हो रहा है। आज के इवन वीवीपैट सिस्टम में भी आप सिर्फ वोटर वेरीफाइबिलिटी की बात करते हैं, वो भी सही है कि नहीं पता नहीं। उन्होंने आज जो उसका काम किया जा रहा है वो वोटर वेरीफाइबल क्या होता है, 7 सेकेंड के लिए आप जब दबाते हैं मशीन तो पर्ची निकलती है। आप उस पर्ची को देखते हैं और उसको देखकर आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमने जिसको दबाया था वो वहां दिख रहा है। उसके बाद उस पर्ची का क्या हुआ आपको नहीं पता, उसकी ऑडिटिंग आपने नहीं की। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो भी पालन नहीं हो रहा है कि ऑडिटिंग अभी भी नहीं हो रहा है। वेरीफाइबिलिटी तो आज अगर इलेक्शन कमीशन की बात मान लिया जाए, उस मशीन में थोड़ी देर के लिए आपको दिखता है और वो सच में गया कि नहीं डब्बा में ये नहीं पता आपको, फिर भी उसको थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि आपने, वोटर ने वेरीफाई किया, लेकिन ऑडिट अभी भी नहीं हो रहा है। यानी कि वो वही वोट है जो काउंट होगा या हुआ आगे चल के, ये आपने ऑडिट नहीं किया है और वहां संभावना अभी भी उसके साथ मैनिपुलेशन की बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का खुलेआम अवहेलना है। यानी इलेक्शन कमीशन का जो, मतलब इलेक्शन कमीशन सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जो जजमेंट दिए थे, आज भी उसके साथ बेईमानी की जा रही है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं। और उस जजमेंट की वैधता बताकर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हम तो पूरा नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम तो पूरा ईमानदार हैं, हमारी मशीन तो पूरा ईमानदार है। अब इस पर थोड़ा देखते हैं कि उसका भी थोड़ा विवेचना करते हैं कि मशीन कितना ईमानदार है और क्या मशीन में गड़बड़ी हो सकती है। अब देखिए मशीन बनती कहाँ है, हमारे यहाँ दो इंस्टीट्यूशन है जिसमें मशीन बनाई जाती है। और इसके बारे में जो दावा है वो ये है कि ये 100% टेम्पर प्रूफ है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है।
अब इसको भी हम लोग परखते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो मशीन है वो एक तो है आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, जो ये ECI और ये दोनों मिलकर इसको बनाती है कंपनी। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसमें 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसमें से 4 एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके पार्टी के मेंबर हैं। यानी कि जहां पर सोर्स कोड जनरेट होगा, जहां मशीन बनेगी, उस मशीन के कर्ता धर्ता में बहुत संख्यक यानी कि मेजॉरिटी में एक उस पार्टी का है जो केंद्रीय सत्ता में विद्यमान है। अगर पहले तो सरकार जो है सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस कर सकती, इनडायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी डायरेक्टर को, लेकिन उन्होंने सीधा अपना मेंबर ही बैठा दिया वहां। ये तो खुले आम कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। और वहां पर जो अब मशीन बन रही है, हो सकता है कि ईमानदारी से बन रही हो, लेकिन विश्वास तो किसी को नहीं होगा। जब एक पार्टी का व्यक्ति बैठा हो, मेजोरिटी बोर्ड में बैठा हो, तो विपक्ष को तो ये उस पर विश्वास नहीं होगा। भले वो बेईमानी करे या ना करे, उस पर गड़बड़ियां हो या ना हो, लेकिन लोग तो कहेगा, क्योंकि और करेगा क्यों नहीं, क्योंकि सत्ता इतना पावरफुल है और लोग सत्ता में बने रहने के लिए सारी लड़ाई कर रहे हैं। राजा बनना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है उनका। तो वो बेईमानी तो साम दाम दंड भेद राजा के हमेशा से ही उड़ रहे हैं। तो उनके आज वाले के क्यों नहीं होंगे, पहले वाले के क्यों नहीं होंगे? वो हर ये हम जो बता रहे हैं वो आम जनता की बात कर रहे हैं। आम जनता को उसके पसंद का नेता चाहिए, चाहे पहले का विपक्ष रहा हो या आज का हो या कोई भी, उनकी जो पसंद है वो चुनी जानी चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति वो हमेशा चाहता है कि वही राजा बना रहे, और उसका आदमी अगर डायरेक्ट इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसके मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व है, तो इलेक्शन का जो रेफरी था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके आपने नियुक्ति और उसके कानून में देखे किस तरह से बदला हुआ। दूसरा, जहां बनती है ये मशीन, वहां पर जो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी में एक पार्टी विशेष से है, जहां में कि उसमें से एक जो है बनारस से भी है। और आगे जो उसके प्रोसेस के बाद क्या होता है, जब ईवीएम बन के आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम उसको बहुत ही सीक्रेटली जो है जहां वोटिंग होना है यानी डिस्ट्रिक्ट पर हम पहुंचाते हैं। फिर अलग अलग यूनिट, एक्चुअली वोटिंग जब आप करते हैं तो उसमें 3 यूनिट होता है। आज जो वोटिंग होता है, पहले 2 यूनिट हुआ करता था, अब 3 यूनिट है। और ये 3 यूनिट क्या है? एक है कंट्रोल यूनिट, जहां पर कि बटन दबाते हैं, बटन दबाने से आपका वोट देने के लिए आपको एक्टिव, अगर आपने वोट दिया होगा, हर देश का नागरिक दिया होगा, तो जब आप चाहते हैं तो पहली मशीन जहां आप चाहते हैं आपका नाम वाम जहां नोट होता है, वो नोट होने के बाद वो बटन दबाते हैं, वेरीफाई करने के बाद कि आप सही वोटर हैं, तो ऑन हो जाता है थोड़ी देर के लिए आपका बैलेट यूनिट। अब बैलेट यूनिट में आपके कैंडिडेट के नाम होते हैं, अब मतलब वो चुनाव चिन्ह और वो सब होते हैं, उसके सामने आप जाकर बटन दबाते हैं। जिसके सामने बटन दबाते हैं उसको बैलेट यूनिट कहते हैं। फिर वो देता है सूचना वीवीपैट मशीन को। वीवीपैट मशीन जो है, जो आपने दबाया है उसको डिस्प्ले करता है एक पर्ची के रूप में थोड़ी देर के लिए, और 7 सेकंड के बाद वो कट के नीचे चली जाती है, या अंदर जो भी है वो एक प्रोसेस है जो नीचे चली जाती है और जमा हो जाता है उसके अंदर के डब्बे में। और वो इंफॉर्मेशन वीवीपैट से होकर फिर कंट्रोल यूनिट में वापस आता है कि ये जो फलाने XYZ जिसको भी आपने चुना है, वो कंट्रोल यूनिट, जिसको कि एक्चुअल हम ईवीएम समझते हैं, वही ईवीएम है कंट्रोल यूनिट, जिसमें कि वोट रिकॉर्ड होता है एक्चुअली काउंटिंग के समय, उसी को खोलकर मतलब उसी की काउंटिंग की जाती है। बैलेट यूनिट की काउंटिंग नहीं होती है, वीवीपैट की काउंटिंग नहीं होती है ईवीएम जिसको आप कहते हैं कंट्रोल यूनिट, उसमें रिकॉर्डेड वोट की, जहां से एक्टिवेट किया गया था मशीन को। होना चाहिए क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब के चीज में? वोटर वेरिफाइबिलिटी होना चाहिए, वीवीपैट की पर्चियां गिनी चाहिए, और उसको ऑडिट होना चाहिए थंब इम्प्रेशन से। तो ये होना चाहिए, लेकिन हो रहा है वही जो सीधे सीधे कानून की धज्जियां है और प्रोसेस की इरेगुलरिटी है। अब एक यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या समझना जरूरी है? कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो दावा है उनका, कि जो मशीन है वो बिल्कुल एक साधारण सी कैलकुलेटर तरह की मशीन है, इसमें एक बार ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और ये किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं रहता है और कनेक्ट नहीं होता है।
और ये 100% प्रूफ है। ये दावे हैं इलेक्शन कमीशन के। अब हम लोग एक एक चीज को इस पर देखते हैं कि क्या जो ये दावा है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, वो सही है या गलत है। अगर इलेक्शन कमीशन का दावा सही है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को ये बताना होगा कि मशीन को कैंडिडेट का नाम कैसे पता चलता है। चुनाव जैसे अभी देखिए, नामांकन फर्स्ट पेज का शुरू हो गया है, मशीन ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। मशीन जो है पहले 2 लेवल वो चेकिंग हो गया होगा या होगा। उसमें 2 लेवल क्या होता है, वो सिक्योरिटी में क्या कहते हैं कि हम तो एक टैंकर में भेजते हैं मशीन को और उसको हम ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम से, ईवीएम ट्रैकिंग सिस्टम है, उससे हम ट्रैक करते रहते हैं और वो सही जगह पे पहुंचता है। उस बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर होगा तो अब भाई वो गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन जान रहा है। इलेक्शन कमीशन वो है जिसको सरकार ने चुना है। अगर मान लिया जाए फिर भी वहां भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई कि दूसरा टैंकर बदल नहीं गया, सही यहाँ पर आ गया है, उसके बाद दिखाने के लिए आप 2 लेवल जो है प्रोसेस करते हैं। तो मैंने ये 3 यूनिट जो बताया उसमें इनका कहना है कि हम जो है रेंडमाइजेशन करते हैं। रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे तीनों यूनिट है, जरूरी नहीं है कि सब अ, अ, 1 2 3 जो है एक साथ कनेक्टेड हो सकता है एक जो है 10वां से कनेक्ट हो और तीसरा जो है 25वां से कनेक्ट हो, मतलब कोई किसी से कनेक्टेड रह सकता है। यानी सेम नंबर का जो मशीन है, जरूरी नहीं कि सेम नंबर के बैलेट यूनिट और सेम नंबर के वीवीपैट से कनेक्टेड हो। मतलब सेम नंबर का जो कंट्रोल यूनिट है, सेम नंबर के वीवीपैट और सेम नंबर के बैलेट यूनिट से कनेक्टेड हो, ये जरूरी नहीं है। वो अलग अलग उसको मिला जुला देते हैं, जिसको मिलाना कहते हैं ना। तो कोई भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये बताने की कोशिश करता है कि अगर अलग अलग यूनिट में अगर कुछ घपला किया जाए तो वो मतलब वो मशीन अपने तरह से काम करेगी, मतलब डिफरेंटली काम करेगा और फिर वो जो गलत करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। उनका ये आर्गुमेंट है। और उसके बाद उनको सिक्योर करने के लिए, आपका विश्वास कायम करने के लिए वोट डलवाते हैं, जिसको मॉक पोल कहते हैं। आपको 50 वोट डलवाएगा वहां, आपने 50 वोट डाल के हाँ जिसको दबा रहे वही निकल रहा है, वो फिर उसको काउंट करके भी दिखा देंगे। ये 2 बार ये चीजें नॉमिनेशन फाइनल होने से पहले ये सब कर लेते हैं। यानी कि आखिरी जब स्टेप होता है वो होता है बूथ पर जाने से ठीक पहले, और कैंडिडेट का नाम तभी उसमें डाला जाता है। मैंने कहा कि मशीन को कैसे पता चला कि कैंडिडेट कौन है। ये सवाल हमेशा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई भगवान तो है नहीं, कैसे उनके अंदर ये आ गई कि सामने कौन से कैंडिडेट आ गए। क्योंकि पूरे लोकसभा और विधानसभाओं के कैंडिडेट और सिंबल अलग अलग होते हैं, उसके सिक्वेंसिंग अलग होते हैं। तो उसको कैसे पता चल जाता है कि ये नॉमिनेशन में कौन से आदमी जो है चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और उनका सिंबल क्या है। 2 चीजें कैसे पता चलता है। और अगर मशीन को ये पता चल जाता है कि कौन कैंडिडेट है, उनका सिंबल क्या है, तो फिर कैसे पता चल जाता है ये। अब मैं, ये असली राज है और यहीं पर सारी गड़बड़ियां होती है या हो सकती है। क्योंकि ये सिंबल जो है कुछ व्यक्ति द्वारा डाले जाते हैं उसके अंदर, और नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद जब नॉमिनेशन वगैरह हो जाते हैं, फाइनल कैंडिडेट डिसाइड हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर उनके सिंबल फिक्स कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और कहते हैं कि ये जो 2 कंपनी हमने बताई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआई, उसके इंजीनियर आके जो हैं वो मशीन यानी कि वीवीपैट के अंदर जो है ईवीएम के अंदर नाम डालते हैं कैंडिडेट का और उनका रास्ता सिंबल क्या है डालते हैं। इसका? आप जितना अब आपने बताया, इसका मतलब तो ये चुनाव बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है, जो सरकार चाहे वो होगा। तो ये रास्ता आगे क्या है ये? आखिरी कोई बात है, ये 30 सेकंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पहले गलती क्या है, फिर अगले में हम लोग ये बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें गलती ये है कि हमको ये समझना होगा कि यहीं पर जब नाम अपलोड अपलोड करते हैं तो हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं इसको, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर एसएलयू होते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट। और इसी समय जो है पूरी दुनिया का आदमी को भी चाहे तो इसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मशीन का छेड़छाड़ इसी सिंबल अपलोडिंग के समय होता है, और उसी समय सारी प्रोग्रामिंग दुनिया में, अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी बैठ के ये मशीन, तो मशीन स्टैंड अलोन नहीं है, मशीन सिंपल नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? जी
हाँ नहीं, सॉल्यूशन से पहले तो अभी प्रॉब्लम ही कहाँ इरेगुलरिटी है, वो पूरी बातें जो इलेक्शन में कह रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या दावे कर रहे हैं और दावे क्या गलत हैं, कैसे गलत हैं, वो बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उनका उनका कहना है कि ये जो मशीन है वो सिंपल कैलकुलेटर लाइक मशीन। कैलकुलेटर का मतलब कि एक जगह कैलकुलेटर हम लोग बचपन में देखते थे ना, कि दबाते हैं बटन, उसमें कोई बाहर से कुछ छेड़छाड़ नहीं की सकती है, उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है जिसको आप छेड़छाड़ करते हैं, सिर्फ एक ही बार जो है इसको मतलब प्रोग्राम किया जाता है। और उनका ये भी दावा है कि मशीन को कैंडिडेट का नाम पता नहीं होता है। और वो ये भी कहते हैं कि मशीन जो है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि ये बाहरी किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। ये हुआ स्टैंड अलोन, यानी किसी इंटरनेट से किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। और यही वजह है कि इवन चार्जर चार्जिंग तक में भी उस पूरे सिस्टम को नहीं लगाने का मतलब दिखावे के तौर पर नहीं लगाया जाता। जबकि आपको जब बताया मैंने कि पूरी जब चेकिंग शुरू हो गई, चेकिंग में क्या क्या हो गया, 2 राउंड चेकिंग हो गई, 2 बार रेंडमाइजेशन हो गया और 2 बार मॉक कॉल हो गया। उसके बाद ठीक चुनाव पर बूथ पर ईवीएम वीवीपैट सिस्टम को भेजने से पहले नाम कैंडिडेट का मशीन में अपलोड किया जाता है। और कुछ व्यक्ति आते हैं जिसकी आइडेंटिटी चुनाव आयोग नहीं बताती है, कहते हैं कि वो इंजीनियर हैं। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, नहीं बताते हैं। उसके बाद वो इंजीनियर करते क्या है, तो कैंडिडेट का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो होगा ठीक वैसे ही उसमें होना चाहिए। उसके लिए वो कैंडिडेट वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं। किस से कनेक्ट करते हैं? लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। लैपटॉप में क्या करते हैं? इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और इंटरनेट कनेक्ट करके जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है वहां से सारे सिंबल डाउनलोड करते हैं। और फिर सिंबल लोडिंग यूनिट की मदद से सारे मशीन, यानी कि कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें कि वो जो डाउनलोडेड जो आपके प्रोग्राम है वहां से वो उसमें डाले नहीं जाते हैं। तो अब आप एनालिसिस करिए कि इलेक्शन कमीशन जो जो दावे करते हैं क्या वो सही है या झूठे हैं। पहले वो कहते हैं कि सिंबल कैलकुलेटर लाइक डिवाइस है, बिल्कुल नहीं है। इसमें कई सारे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसको नाम फीड कर रहे हैं बाहर से, तो बिल्कुल सिंपल डिवाइस नहीं है ये। उसके बाद वन टाइम प्रोग्रामेबल है, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए कि फिर से आप उसमें डाल रहे हैं, सिस्टम ऊपर से डाउनलोड करके लोग का नाम अपलोड कर रहे हैं, तो वन टाइम प्रोग्राम भी नहीं है ये। उसके बाद आप कहते हैं कि ये स्टैंड अलोन है। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो गया भैया तो स्टैंड अलोन कैसे है? ये दुनिया के हर आदमी को एक्सेसिबल है, यानी कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस चाइना भी इंटरफेयर कर सकता है उसमें, अमेरिका भी कर सकता है, यूरोप भी कर सकता है, रसिया भी कर सकता है, दुनिया के कोई भी एजेंसी बाहरी कर सकता है। यानी कि ये राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। दूसरा, बाहर की जरूरत नहीं है, अंदर की जो पक्ष और विपक्ष दो कोई भी आदमी जो उसमें इंटरनेट से हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मशीन के अंदर तक प्रवेश कर सकता है। तो बिल्कुल जो ये प्रक्रिया है वो बिल्कुल अनफेयर है और बिल्कुल पोटेंशियल फॉर फ्रॉड है, यानी मैनिपुलेशन और हैकिंग के लिए पोटेंशियल है। तो चुनाव आयोग का ये दावा कि ये स्टैंड अलोन है, सिंपल है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, सारे के सारे दावे झूठे हैं। और स्टैंड अलोन भी नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और पूरे मशीन को टारगेटेड मैनिपुलेशन किया जाता है। किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये सांप सीढ़ी की खेल की तरह है यहाँ की सुरक्षा। यानी कि प्रोसीजरल सेफ्टी जो उन्होंने अभी तक दिखावा करने की कोशिश की थी कि हम वहां से ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसे लॉक करके ये ट्रैकिंग वो ट्रैकिंग, उसके बाद हम रेंडमाइज कर देते हैं, सारे सुरक्षा जब दिखावा के लिए कर देते हैं, उसके बाद सुरक्षा में सेंध लगाते हैं और वहां पर जाकर इंटरनेट और सारी चीजें को कनेक्ट करके इसको दुनिया के किसी भी जगह से मैनिपुलेशन के लिए एक्सपोज कर देते हैं। और अब उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि ठीक है हमने तो यहाँ पर किया, लेकिन इलेक्शन के दिन तो फिर हम वो कॉल कराते हैं, तो फिर तो हमारी ईमानदारी बन जाती। नहीं, वहां भी इसलिए नहीं हो सकती है कि जब आप प्रोग्राम फिक्स करते हैं तो ये जो ईवीएम वीवीपैट सिस्टम होता है ये इसमें टाइम और डेट दोनों चीजें होती हैं। और टाइम और डेट जब किसी मशीन में है तो वो टारगेटेड मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप। जैसे अभी जब भी जहां जाना है, चुनाव की तारीखें पता है सबको कि किस किस डेट में चुनाव होनी है और किस समय से होगा, दोनों इलेक्शन कमीशन को पता है। और वो जब भी चाहे तो आपको मॉक पोल सुबह में मान लिया जाए हमने सेट कर दिया है कि जब भी 7 बजे से 10 बजे जो पोलिंग होगी वो बिल्कुल फेयर दिखाएगी, तो आप कितने भी हजारों मॉक पोल कर लेंगे तो उसमें सब में फेयर दिखेगा वो।
तो आपको विश्वास होगा कि हाँ फेयर है। लेकिन हमने उसको टारगेट कर दिया है, इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि प्रोग्राम कहाँ बन रहा है, वो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ की 4 बीजेपी के पहले से ही हैं। इस पूरे प्रक्रिया की ईमानदारी देखने के लिए इलेक्शन कमीशन है, जिसको कि पार्टी यानी कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने नियुक्त किया है मेजोरिटी के आधार पर। अब जो मशीन है उसको टाइमली हमने मैनिपुलेट कर दिया कि आप कितना भी बार अगर उसमें आप देखेंगे तो आपको हर बार जो है वो चीजें अब दिखेंगे कि हाँ आपको सही है। इसीलिए इसमें टारगेटेड मैनिपुलेशन पॉसिबल है, और इन इन जगहों पर इनसे गड़बड़ियां की जा सकती है, कि जा रही भी हो सकती है, कि हो रही हो शायद, क्योंकि कई लोगों को इस पर विश्वास भी। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है चुनाव प्रक्रिया में 2 चीजें हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो हर समय सरकार और इलेक्शन कमीशन हमेशा आपको कहता है कि आप विश्वास करिए मेरे पर कि मैं सही हूं। और किस पर विश्वास करिए? जो सरकार, जो चुनाव की एक पार्टी है, जो सत्ता में बनी रहनी चाहती है, बना रहना चाह रही है। इलेक्शन कमीशन जिसको कि उसी सरकार ने बनाया है। मशीन पर विश्वास करिए, जो मशीन की उन्हीं के 4 जो डायरेक्टर हैं उन्हीं के देख रेख में बन रहा है मेजोरिटी में, और उन्हीं के इंजीनियर द्वारा उस पर अपलोड किया जाता है। अब किस किस पर विश्वास करें? तो चुनाव जो है विश्वास की प्रक्रिया नहीं है, चुनाव ट्रांसपेरेंसी का मामला है, विश्वास तो नहीं, क्योंकि विश्वास से ही विश्वासघात बना हुआ है। और साम दाम दंड भेद चुनाव की एक मुख्य तो चुनाव सर जीतने अब के लिए एक करना मुख्य क्या है? शर्त है। मान लीजिए ये बात आप कह रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस भी तो सत्ता में बनी रह सकती थी ना, अगर इतनी गड़बड़ियां वो भी तो कर सकती थी। हाँ तो यही तो बात है, कर सकती थी या हो सकता है उस समय ना किया हो उन्होंने, ये तो नहीं पता। उस समय जो मैंने कहा, उस समय और इस समय का भी फर्क, आपने एक जो सवाल पूछा इसका भी थोड़ा फर्क आपको बताते हैं कि उस समय और इस समय की मशीन में क्या फर्क है। उस समय और इस समय के मशीन में फर्क यह है कि इसमें वीवीपैट लगा हुआ। उस समय की मशीन में कोडिंग हुआ करता था, यानी कि उस वो कैंडिडेट एग्नोस्टिक था, यानी कैंडिडेट के नाम उस मशीन को मालूम नहीं था। और कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं होने की वजह से 1 2 3 4 खाली सीरियल नंबर होता था। और जो आपके कैंडिडेट के जो लिस्ट होते थे उसमें चिपकाए जाते थे, वो मशीन में फीड नहीं किए जाते। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उसमें कनेक्ट नहीं होती थी। आप एक मतलब बात समझ जाइए। वीवीपैट लगने के बाद और गड़बड़ हो गया। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि वो मशीन जो है ये इसलिए गड़बड़ होगी क्योंकि आपको प्रिंट आउट ला के दिखाना है, और प्रिंट आउट तब तक आप नहीं दिखा सकते जब तक कि मशीन में कैंडिडेट के नाम नहीं हो या चुनाव चिन्ह नहीं हो। कैसे दिखाएंगे प्रिंट आउट आप उसका जिसको आपने दबाया है? लेकिन पहले ये आवश्यकता नहीं था दिखाना। तो इसीलिए आप एक्सटर्नल डिवाइस से भी कनेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये सिंबल लोडिंग तभी आप कर रहे हैं जब आप इस मशीन के अंदर वीवीपैट में प्रिंट आउट आपको दिखाना है। तो इंटरनेट से भी आप तभी कनेक्ट कर। तो कांग्रेस वाले जो ईवीएम सिस्टम था और आज का जो वीवीपैट ईवीएम सिस्टम है, ये ईमानदार होने के बदला और बेईमान हो गया है पोटेंशियल। अब क्या करना अब चाहिए? इसका सॉल्यूशन, हाँ अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो मैंने मॉडिफिकेशन बताया, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, जैसे हमने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजों को एक रेंडमाइज नंबर कर दीजिए उसके इलेक्शन के, जो उन्होंने जितने भी जजमेंट दिए हैं पिछले 10 साल में, उसको एक स्क्रूटनी कर लीजिए मशीन के हिसाब से, और उसको 5-7 जजों की जो कमिटी है उसके द्वारा मैनुअली वेरीफाई करके इम्पार्शियल जजमेंट जो है उनको अपॉइंट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो रेफरी ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है उसको हटाया जाना चाहिए, और उसमें जो नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज ए डायरेक्टर, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कि वहाँ सोर्स कोड। तीसरा है कि सोर्स कोड जो जनरेट करना है वो ओपन टू पब्लिक होना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर जो होता है वो कौन से सोर्स कोड मशीन में यूज कर रहा है वो आम आदमी को दिखा देता है, तो आपको वो मशीन दिखाया जाना चाहिए। पांचवा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसको लागू किया जाना चाहिए। वो जजमेंट क्या है कि काउंटिंग ऑफ वोट जो है, वोट उसको माना जाएगा जो ऑडिटेबल है और जो वेरीफाइबल है, यानी कि पर्चियां जो बाहर से निकली है 100% काउंटिंग जो है उसी के कह के परिणाम बताए जाने चाहिए। और तभी जो है ये जो है प्रोसेस ईमानदार हो सकती है। आज सरकार जो है
इस काउंटिंग को दो आधार पर इलेक्शन कमीशन डिफर कर रही है। क्या कर रही है, वो दो दावे भी समझना चाहिए कि रिजल्ट तुरंत आना चाहिए और सैंपलिंग करके हम ईमानदारी तो सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। अब इस दोनों का भी विवेचना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार के दावे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के दावे हैं। जल्दी किसको है? एक बार जब आप अपना कैंडिडेट चूज कर लेते हैं तो आपको अगला जो मौका है वो 5 साल के बाद मिलता है। वो कैंडिडेट सही और गलत हो तो उसको आप 5 साल के बाद ही बदल सकते हैं। तो वो आप तो 5 साल इंतजार किए, आपको तो जितने भी वोटर है उसको कोई हड़बड़ी नहीं कि तुरंत परिणाम आ जाए। अभी इलेक्शन पूरा डिक्लेयर हो चुका है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है वो 19 अप्रैल है और जो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है वो 1 जून है और परिणाम 4 जून को आएंगे। यानी कि इस पूरे प्रक्रिया में लगभग पौने दो महीने का समय लग रहा है। यानी जो पहला वोटर है वो आखिरी जब उनका परिणाम आएगा तब तक वो 1.5 महीने तक इंतजार करेगा अपने रिजल्ट का। इवन कि जो आखिरी वोटर वोट करेगा 1 जून को, वो भी 2 दिन का गैप के बाद 4 तारीख को अपना परिणाम देखेगा। तो हड़बड़ी तो किसी को भी नहीं दिख रहा है। भाई आम जनता, ये लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए। हड़बड़ी किसको? सरकार को क्यों हड़बड़ी है? सरकार चुने जाने के लिए सरकार को क्यों हड़बड़ी है? जनता को तो कोई हड़बड़ी नहीं, सरकार को जनता को बनाना है और उसके लिए किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। तो पहले जो हड़बड़ी वाली चीजें हैं वो चीजें बिल्कुल नाजायज है, गलत है और गलत आर्गुमेंट है किसी चोरी को छुपाने के लिए। दूसरा जो आर्गुमेंट है सैंपलिंग, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। सैंपलिंग क्या है? देखिए, सैंपलिंग तब किया जाता है जब आपको कम खर्च में ज्यादा आउटपुट चाहिए। सैंपलिंग का ये बेसिक मतलब होता है, जैसे बहुत बड़े आबादी के में से कोई छोटी घटनाओं को चूज करके आपको निकालना है तो उसके रफ एस्टिमेशन के लिए आप सैंपलिंग करते हैं। और सैंपलिंग हमेशा सैंपलिंग एरर को सही मान लेता है क्योंकि वो रफ एस्टिमेशन करना चाहता है। लेकिन चुनाव परिणाम एक वोट से साहब ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे सैंपलिंग नहीं कर सकते आप। अगर 0.001% भी अगर सैंपलिंग एरर होगा कहीं पे, जबकि हमेशा 2.5% सैंपलिंग एरर नॉर्मल माना जाता है, तो 0.01% भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। तो सैंपलिंग तो अप्लाई ही नहीं कर सकते सर आप ये यहाँ। ये तो सब लॉजिक सैंपलिंग आप इतना जान रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं ले जाया जा सकता इस तरह के लॉजिक, इस सारे पूरे मामले को? इसलिए हम आपके सामने ये लॉजिक दे रहे हैं ना कि इस देश की पूरी जनता को पता चले लॉजिक, क्योंकि जनता को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है, कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है और क्या क्या लॉजिक है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा जो हम शो कर रहे हैं इसका बेसिक यही है कि आम जनता को सही इंफॉर्मेशन, जो पहले मैंने बताया कि सही इंफॉर्मेशन आम जनता तक जाए। और कैसे सुप्रीम कोर्ट को के जो खुद के मतलब उसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम, ये तो सीधे मैं कहता हूँ कि आम जो कोई भी सामाजिक जो संगठन है उसको ये चैलेंज किया जाना चाहिए कि ईवीएम जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही मान लिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान लिया है कि इसका वोट ही नहीं है, तो फिर उसका काउंट करके रिजल्ट कैसे हो सकता है? और ये अगर सीधा बेईमानी नहीं है तो उससे ज्यादा बेईमानी क्या सकता है? आपने कहा दो चीजें इंश्योर करने के लिए, वेरीफाइबिलिटी और ऑडिटिविटी। तो ना तो आप मतलब वेरीफाइबिलिटी तो फिर भी थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, ऑडिटिव तो है ही नहीं, तो फाइनली तो इसमें ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में है ही नहीं। और अगर आपको यही सब नहीं करना था तो आपने हजारों करोड़ पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से हर बूथ पर वीवीपैट लगाते क्यों? अगर काउंट नहीं करना है तो उस पैसे के तो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ना, फिर आपने लगाया क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप चुनाव, यही नहीं है, उसके अलावा जो और भी चीज है चुनाव से पहले, जिसको वोटर सप्रेशन कहते हैं। अब वोटर सप्रेशन भी एक बहुत बड़ा चीज है। देखिए वो क्या होता है कि आपका नाम ही रजिस्टर से काट दिए गए, ठीक है। अब अब कैंडिडेट के नाम ही सेलेक्टिवली अब पता चला कुछ खास एरिया में कुछ खास तरह के वोटर हैं। हमने ये जो मशीन बताया, अगर हम टारगेटेड मैनिपुलेशन करते हैं तो जिस एरिया में हमें पता है कि यहाँ हमारे वोटर नहीं है, हम वहाँ वोट शुरू कर देंगे। आप देखिए जो एक आजम खान जी है, उनके जहाँ की मुस्लिम सबसे ज्यादा डोमिनेंट वोटर है, वहां भी दूसरे कैंडिडेट जीत जा रहे हैं, तो क्या उसमें वोटर सप्रेशन नहीं हुआ? उसके बाद डराए धमकाए जाते हैं वोटर्स को। और आज जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के ज्यादातर जो भी बोल रहे हैं हर के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही है और वो सब जेल के अंदर है। ये कौन सा चुनाव प्रक्रिया है? और ये खुद एक साइन ऑफ मतलब ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध जो कहता है कि ये साइन ऑफ ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, फ्री कहाँ है?
जब आपके विपक्षी पार्टियां को मीडिया दिखा नहीं रही है, विपक्षी पार्टियां को चुनाव जो है उसके जो एक तो सील कर दिया आपने, चंदा डिस्प्रोपोर्शनेट चंदा मिल रहा है, तो हर आदमी को अपॉर्चुनिटी तो इक्वल है ही नहीं, किसी को ज्यादा चंदा मिल रहा है, किसी को कम चंदा मिल रहा है, किसी को अकाउंट को फ्रीज कर दिया आपने, और बाकी नेता जो बोल रहे हैं विपक्ष का उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। अरे जेल में ठीक है, जो भी गुनाहगार है उसको सबको जेल में होना चाहिए, लेकिन चुनाव से 5 महीने 6 महीना पहले कोई भी ईडी सीडी पीडी का कोई उपयोग दुरुपयोग करके किसी भी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पार्टी के मुख्य लोगों को अंदर नहीं डाल पाए। जो कैंडिडेट हो उनके ऊपर जितना भी एक्शन करना, आप जब चुनाव हो जाए उसके बाद उनका आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसमें आप उसका सुनवाई करिए, उसको जेल डालिए, उसको जो सजा करिए उसकी छीन लीजिए। लेकिन चुनाव से पहले अगर आपने सबको जेल डाल दिया तो सीधे डेमोक्रेसी का हमला है। डेमोक्रेसी है का, यानी हम लोग सीधे के सीधे तभी तो कोई कहता है कि ये इतना पार वो उतना पार। ये भाई कैसे आप कह सकते हैं इतना पार उतना चलिए, पार? तो जो ये तो कहते हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब पूरी बातचीत पर राय दीजिए, क्या इसीलिए बीजेपी कह रही है और टीवी अखबार 400 पार? शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए, और काफी लंबा वक्त दिया आपने, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।